हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिकल रीजन एंड एक्सेप्टेंस रीजन। क्रिटिकल रीजन को रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज जो है पूरे नॉर्मल कर्व को दो रीजन में डिवाइड करती है। तो एक रीजन क्रिटिकल या रिजेक्शन रीजन कहलाता है और एक एक्सेप्टेंस रीजन कहलाता है। या नॉर्मल कर्व की बात हम कर रहे हैं। बेसिकली हमारे जो सिलेबस में है, आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें लार्ज सैंपल टेस्ट दिए हैं। तो लार्ज सैंपल टेस्ट, कोई भी लार्ज सैंपल से मतलब यहाँ पर है जब सैंपल साइज 30 या 30 से ज़्यादा हो, एन की वैल्यू जो है वो अगर 30 या 30 से ज़्यादा हो तो लार्ज सैंपल कहलाएगा, और 30 से कम अगर वैल्यू है सैंपल की तो स्मॉल सैंपल कहलाएगा। लार्ज सैंपल के लिए जेड टेस्ट एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ हम जो पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में जो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये जो वेरीफाई ये चेक करेंगे। या दो सैंपल के जो मीन है वो दोनों में कोई डिफरेंस सिग्निफिकेंट है क्या, या दो सैंपल प्रोपोर्शन में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है क्या, या सैंपल प्रोपोर्शन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है क्या। ये सारे टेस्ट हम जेड टेस्ट का यूज़ करेंगे इनके लिए, और इन्हीं टेस्ट को डिस्कस करने में ये नॉर्मल कर्व जो है वो इसीलिए पिक्चर में आया है यहाँ पर। क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन, बेसिकली when the value of z falls into this region edge is rejected। इसका मतलब z की वैल्यू अगर इस पर्टिकुलर रीजन में आ रही है तो h0 रिजेक्ट हो जाएगा, h0 रिजेक्टेड। हमने देखा है इसका जो साइज होता है वो अल्फा है, दैट मींस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है अल्फा वही इस रीजन का साइज होगा। और एक्सेप्टेंस रीजन, अब जब रिजेक्शन रीजन हो गया तो एक्सेप्टेंस रीजन क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। टोटल नॉर्मल जो कर्व का एरिया 1 होता है, तो अगर रिजेक्शन रीजन का साइज अल्फा है तो एक्सेप्टेंस रीजन का साइज जो है वो 1 माइनस अल्फा होगा। और इस रीजन में अगर z की वैल्यू आती है तो उस केस में h0 जो है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। इसको हम एग्जांपल से या ग्राफ की सहायता से देखते हैं। ये हमने नॉर्मल कर्व बनाया है। ये ZC जो है वो क्रिटिकल वैल्यूज है z की। ये जो शेडेड है वो रिजेक्शन रीजन है। अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने फिक्स किया है। बेसिकली हमने नल हाइपोथेसिस सेट की है p इक्वल टू हाफ, h0 p इक्वल टू हाफ। ये टू टेल टेस्ट कहलाता है। नल हाइपोथेसिस अगर p इक्वल टू हाफ सेट की है और h1 हमने p नॉट इक्वल टू हाफ सेट की है, p नॉट इक्वल टू हाफ, तो ये टू टेल टेस्ट कहलाता है। जैसे अगर अल्फा हमने फिक्स कर लिया है, अल्फा मान लीजिए हमें 5% या 10%, मान लो अगर 10% दिया है तो 10% मतलब 0.1 अल्फा हो गया। तो 0.05 और 0.05 ये दोनों रिजेक्शन रीजन जो है वो इक्वल 0.05 हो गए। तो 0.1 तो इनका सम हो गया, और बाकी ये जो एक्सेप्टेंस रीजन है वो 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9 इसका एरिया हो जाएगा। तो एक्सेप्टेंस रीजन बड़ा होगा रिजेक्शन रीजन से। इसी तरह से अगर हम नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस p ग्रेटर देन हाफ लें, p ग्रेटर देन हाफ, तो उस केस में जो रिजेक्शन रीजन आ रहा है वो इस नॉर्मल कर्व के राइट हैंड साइड में आ रहा है, राइट। तो अगर z की वैल्यू इस क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आती है तो उस केस में z जो है वो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और z इससे क्रिटिकल वैल्यू से अगर कम आता है zc से, तो उस केस में एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाएगी। यहाँ पर इस केस में देखो क्या हो रहा है। इस केस में z की वैल्यू इस पर्टिकुलर zc से ज़्यादा या यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट से कम हो, या फिर हम इसको कह सकते हैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड zc से अगर इसकी वैल्यू कम आती है, zc की एब्सोल्यूट वैल्यू से इसकी अगर z की वैल्यू कम आती है तो उस केस में तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, नल हाइपोथेसिस। और अगर इससे ज़्यादा वैल्यू आती है, क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आती है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। तो यहाँ पर अपने लेफ्ट टेल टेस्ट में अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस p लेस देन हाफ है, p की वैल्यू हाफ से कम है, दैट मींस प्रोपोर्शन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हाफ से कम है, तो उस केस में जो रिजेक्शन रीजन आएगा वो लेफ्ट टेल की तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ए की तरफ आने वाला है। देखिए राइट टेल टेस्ट में राइट साइड में रिजेक्शन रीजन आ रहा है, लेफ्ट टेल टेस्ट में रिजेक्शन रीजन लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है। तो z की पर्टिकुलर वैल्यू जो है, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली z नेगेटिव आएगा, इस केस में z पॉजिटिव होगा, तो z की वैल्यू इस पर्टिकुलर zc से कम है, दैट मीन्स
इस साइड में जा रही है, इसके लेफ्ट में जा रही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं जेड सी की। तो जेड सी जो अपना जो टेस्ट स्टैटिस्टिक जेड आएगा, जेड की जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इस जेड सी के एब्सोल्यूट वैल्यू से कम आ रही है, तो उस केस में एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेंगे और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। और अगर इससे बड़ी वैल्यू आती है, यहाँ अगर हम जेड की वैल्यू यहाँ अगर आ रही है इस केस में इधर, तो उस केस में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। ये हमने डिफरेंट क्रिटिकल वैल्यूज रखी है अलग अलग टेस्ट के लिए। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है तो, या 10% है तो, इन्हें आप लर्न कर सकते हैं या फिर नॉर्मल टेबल का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि किस तरह हम इसको इवेल्यूट कर सकते हैं। हमने 10% ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का जो एरिया वो मैंने यहाँ पर लिया है। ये हमने वही एग्जांपल लिया है, बस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 10% ले लिया। तो 10% लेते ही डिवाइडेड बाय 100 करने पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.1। तो 0.1 प्रोबेबिलिटी को मैंने लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दिया, तो 0.05 लेफ्ट में, 0.05 राइट में। अब इस नॉर्मल के लिए जो कर्व है बीच में z इक्वल टू 0 होता है, राइट। ये एरिया 0.05, तो 0 से यहाँ तक का एरिया 0.5 माइनस 0.05 0.45 होगा, राइट। और ये एरिया भी 0.45 होगा और ये एरिया 0.05। तो हमें z की ये वैल्यू निकालनी है, तो z की किस वैल्यू पर एरिया अंडर नॉर्मल कर्व जो है वो 0.45 आएगा, ये चेक करना है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं नॉर्मल कर्व से, जो हमने टेबल देखी थी 0.45। यहाँ देखिए 0.6 पे 0.44, 0.4505, 0.4495, राइट। 0.64 और 0.65, 0. इन दोनों के बीच में आ रहा है 0.45, इसलिए हमने लिखा है वहां पर 0.645, 64 और 65 के बीच में, राइट। 0.62, 63, 64, 65, 64 और 65 के बीच में, 0.4495, 0.4505 इनके बीच में, तो 0.645 ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू आ गई। तो प्लस 1.645 और माइनस 1.645 ये क्रिटिकल वैल्यूज हो गई। तो z की वैल्यू अगर इनके बीच में आ रही है तो एक्सेप्ट होगी नल हाइपोथेसिस, z की वैल्यू इनसे बाहर आ रही है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। ये वन टेल टेस्ट के लिए लिखा है। अल्फा अगर 10% है, 10 to 0.1 हो गया, दैट मीन्स ये पूरा एरिया 0.9 हो गया, तो 0 तक तो 0.5 हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.4 हो गया। तो 0 से 0.4 एरिया z की किस वैल्यू के लिए आ रहा है, हमें सिर्फ वो निकालना है। 0.4 एरिया किस वैल्यू के लिए आ रहा है, ये रहा 0.3944, 0.3997, 0.4015, तो डेफिनेटली 0.3997 ही सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है, तो ये आ रही है 0.3997, 1.28 ये वैल्यू आपकी बन रही है 1.28। ऐसे ये माइनस 1.28 बनेगी। तो इस तरह से हम और वैल्यूज़ जो है 1%, 5%, इवन 2% वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस सेट करनी है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करनी है। अल्फा हमें प्रॉब्लम में गिवन होगा या हम अज्यूम करेंगे। नॉर्मली अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया होता तो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेते हैं। फिर हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक कहलाता है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन दे रखा है, अगर हमें दो मीन का डिफरेंस निकालना है, पर पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन का डिफरेंस में सिग्निफिकेंस डिफरेंस निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालते हैं। तो जो z की वैल्यू हमें मिलती है उस फॉर्मूले से, उस z की वैल्यू को इस टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली हर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला है z की वैल्यू निकालने का,
z की वैल्यू हमें फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करनी है, उस फॉर्मूले में जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हमें टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करना है। वो वैल्यू अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उस टेबुलेटेड वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू से कम आ रही है तब तो H0 जो है वो एक्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेंगे। और अगर z की जो वैल्यू है क्रिटिकल, जो z की वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू या टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आ रही है तो रिजेक्शन रीजन में आएगी, तो उस केस में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये काम हमें करना है।